बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। तुम यहाँ किस जुर्म में आए हो? उसके साथ बैठे लड़के ने पूछा तो उसने यासीद से जेल के दीवार पर खींची गई अपनी लकीरों को देखा जो उसने ही खींची थी। उसे यहाँ आए 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीनों में 90 दिन होते हैं और दीवार पर काले कोयले से 90 लकीरें ही खींची गई थी। वो हर दिन एक लकीर खींचता था ताकि उसे याद रहे कि उसे यहाँ आके रहते हुए कितने दिन हो गए हैं। कत्ल के जुर्म में अब्दुल्ला ने यासीद से और कुछ उदासी से बताया। किसके कत्ल के जुर्म में? उसके साथ बैठे एक लड़के ने फिर से पूछा। उसे लगा था कि जैसे वो छोटी मोटी चोरी के जुर्म में यहाँ आया है, वैसे ही अब्दुल्ला भी चोरी के जुर्म में ही यहाँ आया होगा। मगर अब्दुल्ला की बात सुनकर वो ना सिर्फ ठिठका था बल्कि हैरान भी हुआ था। अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में, अब्दुल्ला ने फिर से बताया। तो अब की बार वो उछल पड़ा। क्या? अपनी माँ को मार दिया तुमने? उसने हैरत और बेयकीनी से पूछा, जिस पर अब्दुल्ला ने बेहद कड़ी और सख्त निगाहों से उस लड़के को देखा। मैंने नहीं मारा अपनी माँ को। कोई अपनी माँ को ही कैसे मार सकता है जिसने पाल पोस कर बड़ा किया हो? अब्दुल्ला ने जवाब देने के साथ साथ सवाल भी किया। तो फिर तुम यहाँ कैसे आए? अभी तो तुमने बताया कि माँ को मारा है। उस लड़के ने अब की बार तीखे लहजे में पूछा। नहीं, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा, बस उसके कत्ल के जुर्म में यहाँ आया हूँ, अब्दुल्ला ने बताया। तो अब की बार वो लड़का उसकी बात समझकर सर हिला गया। यानी तुमने अपनी माँ को नहीं मारा, उसे किसी और ने मारा और इल्ज़ाम तुम्हारे सर पर डाल दिया। मगर तुम्हारी माँ को फिर मारा किसने? उस लड़के ने सवाल किया तो वो चुप होकर रह गया। उसके सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था, ना ही वो जानता था कि उसकी माँ को किसने मारा है। वो उठ खड़ा हुआ और फिर सिपाही की जेल का ताला खोलने पर बाहर निकल गया, क्योंकि मुशक्कत करने का वक्त हो गया था। इस वक्त वो पत्थर तोड़ रहा था, लेकिन दिलो दिमाग में उसकी माँ ही चल रही थी। वो माँ जो उससे बेहद मोहब्बत करती थी, जो उसकी कुल दुनिया थी, और उसके अलावा अब्दुल्ला का इस दुनिया में खूनी रिश्ता कोई मौजूद नहीं था। वो बेदहानी में काम करता अपनी माँ को ही सोच रहा था जब अचानक उसे अपने करीब से आवाज़ सुनाई दी। मगर उसने ध्यान न दिया, लेकिन फिर आवाज़ उसे मज़ीद बुलंद होकर सुनाई दी, जिस पर उसने चौंक कर अपने आसपास देखा, क्योंकि ये आवाज़ किसी सांप की फनकार थी। उसने दाएं बाएं देखकर पलटकर पीछे देखा तो बेसाख्ता अपनी जगह पर जमा रह गया, क्योंकि उसके सामने ही अब्दुल्ला की उम्र 20 साल थी और वो आजकल अपनी माँ के कत्ल के जुर्म में जेल में कैद था। ऐसा नहीं था कि उसने ही अपनी माँ को मारा था, बल्कि वो तो जानता तक नहीं था कि उसकी माँ को किसने मारा। लेकिन नाम उसका लगा था, इल्ज़ाम फिर उसी पर आया और फिर अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी। अपनी माँ को जान से मारने के जुर्म में अब्दुल्ला अदालत के फैसले के खिलाफ जाकर ना कुछ कर पाया था और ना ही अपने आप को बेगुनाह साबित कर पाया था। इस इल्ज़ाम से वो इतना बौखला गया था कि हर वक्त डरता, रोता और घबराता रहता था। उसकी आंखों के सामने से अपनी माँ का खून आलूद वजूद हटता ही नहीं था, जिसकी वजह से वो बेहद डरता रहता था और अपनी माँ को पुकारता हुआ चीखता रहता था। शुरू में उसे रातों को दौरे पड़ने लगे थे, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होता गया और उसे दौरे पड़ना पहले कम और फिर बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गया था, ना किसी से बात करता, ना किसी की बात सुनता, बस अपने आप में मगन रहता और जेल वाले कैदियों से जो काम करवाते वही वो भी करता। उसे जेल में रहते रहते 3 महीने हो गए थे और इन 3 महीनों में उसकी किसी से भी दोस्ती नहीं हो पाई थी, सिवाय फरीद के। फरीद एक बेहद खुश मिजाज लड़का था जो उसकी जेल में रहता था और चोरी के जुर्म में यहाँ आया था। उसे 1 साल की ही सज़ा हुई थी, तभी उसे इस जेल में कैद किया गया था। 3 महीने पहले अब्दुल्ला की ज़िंदगी ऐसी नहीं थी जैसी अब हो गई थी। वो तो बेहद खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहा था अपने माँ और अपने बाप के साथ, सगे नहीं सौतेले बाप के साथ। अब्दुल्ला ने होश संभाला तो खुद को अपनी माँ के साथ अकेले पाया। उसका बाप मर चुका था और अब्दुल्ला उस वक्त 6 साल का था। उसके बाप के मरने के बाद अब्दुल्ला ही अपनी माँ का वाहिद सहारा था, जो अपनी माँ से बेहद प्यार करता था और उसकी माँ की भी उसमें जान बसती थी। अब्दुल्ला के और कोई बहन भाई नहीं थे, बल्कि वो अपनी माँ की इकलौती औलाद था। अब्दुल्ला की माँ अपने माँ बाप के घर में रहती थी। उसके नाना मर चुके थे जबकि नानी हयात थी और उन्होंने अब्दुल्ला और उसकी माँ को एक कमरा दे रखा था।
जहाँ वो दोनों रहते थे। जब तक नाना हयात थे तब तक अब्दुल्ला और उसकी माँ को कभी किसी तंगी का सामना नहीं हुआ, लेकिन जब से उनकी वफ़ात हुई थी अब्दुल्ला के मामू और मुमानी के अंदाज ही बदल गए थे और उनके साथ उसके मामू मुमानी का रवैया भी बेहद तल्ख और अक्खड़ हो गया था। अब्दुल्ला की नानी की वो इतनी नहीं सुनते थे, तभी वो भी उनके लिए कुछ बोल नहीं पाती थी। अब्दुल्ला 7 साल का हुआ तो उसकी नानी की भी वफ़ात हो गई, जिसके बाद अब्दुल्ला और उसकी माँ अकेले पड़ गए। उसके मामू और मुमानी का रवैया उनके साथ बद से बदतर होता चला गया, जिस पर वो अफसोस करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकते थे। अब्दुल्ला के बाप का घर मरने से पहले अब्दुल्ला की माँ के नाम कर गया था, जो बेहद बड़ा और ख़ूबसूरत था। वो लोग वहाँ जाकर भी रह सकते थे, लेकिन तन्हाई के खौफ से उसकी माँ वहाँ जाकर रहने से घबराती थी। और सिर्फ तन्हाई नहीं बल्कि उसके पास कोई ज़रिया माश भी नहीं था जिससे वो अपना और अपने बेटे का पेट पाल सकती या उसे अच्छी तालीम दिलवा सकती। इस वक्त वो एक सरकारी स्कूल में ही पढ़ रहा था और उसकी माँ के लिए यही बहुत था कि उसका भाई उसके बेटे के खर्चे उठा रहा है। मगर एक दिन उसने साफ तौर पर अब्दुल्ला और उसकी माँ का खर्च उठाने से इनकार कर दिया और उसे कह दिया कि वो अपना इंतज़ाम खुद कर ले, जिस पर अब्दुल्ला की माँ ने अपने माँ बाप की जायदाद में से अपना हिस्सा मांग लिया। मगर उसके मामू ने वसीयत के कागजात उसे दिखाए, जिसके मुताबिक अब्दुल्ला के नाना ने उसकी माँ के नाम तो कुछ भी नहीं किया था। अब्दुल्ला की माँ, जिसका नाम रुक़ैया था, दिल महसूस कर रह गई और फिर अपनी बच्ची कुची इज़्ज़त नफ्स को समेट कर वो अपने उसी घर में आ गई जो कि उसके शौहर ने उसके नाम किया था और जहाँ वो अपने शौहर और बेटे के साथ पहले रहती थी। वहाँ आने के बाद उसने काम ढूंढना शुरू किया, जो उसे जल्द ही मिल भी गया। उसे काम एक फैक्ट्री में मिला था जहाँ उसे पैकिंग का काम करना था। तनख्वाह मुनासिब थी जिससे उसका और उसके बेटे का आराम से गुजारा हो जाता। तभी वो मुतमईन होकर वहाँ काम करने लगी। वहाँ का मालिक बेहद अच्छा और आजिज़ इंसान था, तभी रुक़ैया भी पुरसुकून होकर वहाँ काम करती थी। अब्दुल्ला सारा दिन स्कूल में होता और वो फैक्ट्री में। स्कूल से वापसी पर वो उसकी फैक्ट्री आ जाता और एक तरफ खेलता रहता, जबकि वो काम निपटा कर ही अब्दुल्ला को लेकर घर वापस जाती थी। उसे वहाँ काम करते 1 साल हुआ था जब फैक्ट्री के मालिक ने उसको शादी के लिए प्रपोज कर दिया, जिस पर वो हक्का बक्का रह गई कि ऐसा तो उसने कभी भी नहीं सोचा था। लेकिन फिर ये सोचकर हामी भर गई कि वो कब तक यूँ तन्हा जिएगी और कैसे अब्दुल्ला को पालेगी, जो अब बड़ा हो रहा था और उसके खर्चे भी बढ़ रहे थे। फैक्ट्री का मालिक कबीर 35 साल शख्स था, जिसकी बीवी ने उसे तलाक ले ली थी और उसकी बेटी थी जो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। रुक़ैया ने कबीर से शादी कर ली और फिर अब्दुल्ला को लेकर उसी के घर आ गई। रुक़ैया का भाई उससे कभी कभार राब्ता कर लेता था, लेकिन जब उसकी दूसरी शादी का सुना तो सारे राब्ते ख़त्म कर लिए कि उनके यहाँ औरत बेवा या तलाक याफ्ता होने के बाद शादी नहीं करती। मगर रुक़ैया ने भी कोई परवाह नहीं की और हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारने लगी। कबीर अब्दुल्ला से काफ़ी मोहब्बत करता था और यूँ उनकी ज़िंदगी हंसी खुशी गुजरने लगी। अब्दुल्ला अब यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म था। रुक़ैया की कबीर से और कोई औलाद नहीं हुई थी और कबीर भी अब्दुल्ला को अपनी औलाद ही समझता था, तभी कोई शिकवा भी नहीं किया। अब्दुल्ला 20 साल का हो चुका था जब एक दिन यूनिवर्सिटी से वापस आया तो अपनी माँ को खून में लथपथ पाया। उसके पेट में खंजर खोपा हुआ था और हर तरफ खून बह रहा था। उसने वो खंजर निकालने की कोशिश की, मगर तभी कबीर आ गया और उसे लगा कि अब्दुल्ला ने अपनी माँ को मारा है और यूँ उसे जेल भेज दिया गया। अब्दुल्ला को लगता है कि कबीर ने जानबूझकर उसे फंसाया है और उसकी माँ को भी कबीर ने ही मारा है, मगर सच क्या था वो भी नहीं जानता था और अब वो जेल में अपने नाकर्दा जुर्म की सज़ा काट रहा था। कबीर ने अदालत में अब्दुल्ला के खिलाफ गवाही दी थी, जिस पर अदालत ने उसे उम्र कैद की सज़ा सुना दी थी, जिसकी वजह से वो पिछले 3 महीने से यहाँ था और गुमसुम होकर रह गया था। उसे एक कबीर से ही उम्मीद थी कि वो उसकी मदद करे और उस जगह से उसे निकाल लेगा, मगर उसने एड़ी चोटी का जोर लगाकर अब्दुल्ला को अंदर करवाया था, जिससे अब्दुल्ला को पक्का यकीन हो गया था कि उसकी माँ रुक़ैया को कबीर ने ही मारा है। लेकिन क्यों? इस वजह से वो लाइल्म था। वो जेल में 3 महीने गुजार कर भी अब तक इस जेल का आदी नहीं हो पाया था। उसकी एक ही लड़के से थोड़ी बातचीत हो जाती थी और वो लड़का फरीद था। आज भी वो फरीद से कुछ देर तक बात करके वक्त होने पर मुशक्कत करने आया था, जब काम करते करते अचानक उसे अपने पास से
किसी नाग के फुनकारने की आवाज़ सुनाई देने लगी। ये आवाज़ सुनकर एक लम्हे को उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, मगर वो उसका वहम नहीं था, बल्कि सच था। वो आवाज़, वो फुनकार एक नाग की ही थी। उसने सहमे हुए अंदाज में रुख मोड़कर अपने दाएं जानिब देखा तो वहां पर सुरमई रंग का एक नाग अपना फन फैलाए खड़ा उसे ही देख रहा था। पता नहीं वो नाग था या नागिन, लेकिन उसे देखकर अब्दुल्ला को बेसाख्ता ही खौफ महसूस होने लगा और इसके साथ ही उसका सांस भी खुश्क हुआ, ये सोचकर कि कहीं वो उसे डस ही ना ले। अब्दुल्ला अपनी जगह बिल्कुल साकिन था और बिल्कुल भी हरकत नहीं कर रहा था कि कहीं उसे हरकत करते देखकर वो उसे डस न ले। उसने आंखें फैलाकर उस नागिन को देखा जो अब आहिस्ता आहिस्ता रेंगती हुई उसकी तरफ ही आ रही थी। अब्दुल्ला ने खौफ से आंखें मीच लीं और आहिस्ता आहिस्ता गैर महसूस अंदाज में सरक कर पीछे होने लगा, लेकिन तब तक वो नागिन उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। अब्दुल्ला का खौफ से दम घुटने लगा। वो इतनी जल्दी मरना नहीं चाहता था और अपनी माँ के कातिल की हैसियत से तो बिल्कुल भी नहीं। वो चाहता था कि वो अपनी माँ के मुजरिम को उसके किए की सज़ा दिलवाए, चाहे उसमें उसे कितना ही अरसा क्यों न लग जाता। लेकिन अब शायद लग रहा था कि वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाएगा, ना खुद को इंसाफ दिलवा पाएगा और ना ही अपनी माँ को। वो नागिन अब उसके बेहद करीब आ गई थी, लेकिन अब्दुल्ला में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वहाँ से हिल भी पाता। वो नागिन अब अब्दुल्ला के पाँव के करीब झुक रही थी। घबराहट और खौफ के मारे अब्दुल्ला का पूरा जिस्म कांपना शुरू हो चुका था और फिर वो उस सब को देखकर सह नहीं पाया और अगले ही लम्हे तिउरा कर नीचे गिरा। उसके नीचे गिरते ही सुरमई रंग की नागिन पीछे को सरकी और फिर तेजी से उसके पैर के करीब होकर झुकी। तब तक फरीद भागता हुआ अब्दुल्ला तक पहुंच चुका था। उसने अब्दुल्ला के पैर के करीब उस सुरमई रंग की नागिन को देख लिया था और एकदम शोर मचाना शुरू कर दिया था कि अब्दुल्ला को नागिन ने डस लिया, वो मर जाएगा। यही सब चीखना चिल्लाना वो अब्दुल्ला की तरफ भागते हुआ आया था, मगर जब तक वो अब्दुल्ला के करीब पहुंचा वो नागिन रोशनी किसी रफ्तार से वहां से गायब हो चुकी थी, लेकिन उसकी तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया। सारे कैदी, जेलर और कुछ सिपाही तशवीश ज़दा से अब्दुल्ला के इर्द गिर्द जमा हो गए थे। कुछ सिपाही स्ट्रेचर ले आए थे और अब्दुल्ला को उस पर डाल रहे थे, जबकि फरीद उसका पैर टटोल कर उसकी पैर से सांप के डसने का निशान ढूंढ रहा था ताकि वहां से खुद जहर को चूस कर निकाल सके, मगर उसे कई बार की कोशिश से भी वो निशान नजर नहीं आए। कुछ ही देर में पूरी सिक्योरिटी में अब्दुल्ला को मिलिट्री अस्पताल में ले जाया गया, जहां जाकर उसके खून के टेस्ट किए गए और उसके जिस्म का मुआयना किया गया, मगर ना तो खून में किसी किस्म के जहर के आसार मिले और ना ही जिस्म पर सांप के डसने जाने का निशान। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद अब्दुल्ला को होश आ गया था और सही सलामत उसके जिस्म में किसी तरह का कोई जहर नहीं पाया गया था, ना ही उसे कुछ हुआ था। वो बिल्कुल ठीक था और डॉक्टर ने भी उसे बिल्कुल ठीक डिक्लेयर कर दिया था, सिर्फ ये कहकर कि वो सिर्फ वहाँ खौफ से बेहोश हुआ था। सिपाही उसे वापस जेल में ले आए, जबकि अब्दुल्ला अभी तक उस नागिन के खौफ के ज़ेरे सर था जो उसे डसने ही वाली थी, मगर हैरत उसे इस बात पर थी कि फिर डसा क्यों नहीं। शायद वो अचानक नीचे गिर गया था इसलिए, मगर उसने बेहोश होने से पहले देखा था कि वो उसके पैर के करीब झुकी थी और फरीद ने भी यही बताया था कि उसने खुद सुरमई रंग की नागिन को अब्दुल्ला के पैर पर डसते हुए देखा है। क्या हकीकत थी और क्या नहीं, वो कुछ समझ नहीं पाया था और कुछ उसका सर भी बोझल और भारी हो रहा था। तभी वो खाना खाकर अपनी जगह पर जाकर लेटता हुआ सोने की कोशिश करने लगा था और फिर कुछ ही देर में नींद की गहरी वादियों में उतर गया था। फरीद को आज दूसरी जेल में रखा गया था और इस जेल में अब्दुल्ला अकेला ही था। अब्दुल्ला को फरीद की आदत हो चुकी थी और अब वो नहीं था तो उससे बातें करने वाला और उसका दिल बहलाने वाला वहाँ कोई भी नहीं था। तभी वो जल्दी ही सो गया था। ये रात का न जाने कौन सा पहर था जब उसे एक बार फिर अपने करीब से उसी नागिन की फुनकार सुनाई दी थी, लेकिन वो उसे अपना वहम समझकर फिर से गहरी नींद में मुब्तला हो गया था कि शायद दिन में उस नागिन को देखने की वजह से उसे ख्वाब में भी वही आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। वो गहरी नींद में गुम था जब उसे अपने सर के बालों में किसी के हाथों का लम्स महसूस हुआ। उस लम्स में अजीब सी हिद्दत थी जो कि उसके सर को सुकून बख्श रही थी।
अजीब सा सुरूर उसके रगोपे में उतरा था और फिर ये लम्स उसके सर से होता हुआ उसके चेहरे पर फिरने लगा था। और ये कुछ और नहीं बल्कि किसी का नर्म नाजुक हाथ था जो उसके चेहरे पर नरमी से दौड़ता हुआ अपना सुरूर भरा लम्स छोड़ रहा था कि अब्दुल्ला को अपनी नींद मजीद मीठी और सरूर आवर होती हुई महसूस हुई थी। अब्दुल्ला के माथे पर बल पड़े थे कि अनजाने से लम्स को समझ नहीं पा रहा था। तभी उसने धीरे से आंखें खोलते हुए सामने देखने की कोशिश की, जहाँ उसे धुंधला सा वो अक्स नजर आया था जो किसी लड़की का था। वो मदहोशी में मुस्कुराया कि अब उसे ख्वाब में लड़कियां नजर आने लगी हैं, और यूं ही पागलों की तरह मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला ने फिर से आंखें मूंद दी। मगर एक बार फिर उसे अपने बेहद करीब से नागिन की फनकारने की और की आवाज़ें सुनाई दी तो उसकी आंखें पट से खुली और निगाहें सामने जा उठी। मगर निगाह सामने पड़ते ही वो बेसाख्ता चीखा और कोहनियों के बल उठकर बैठा। वो तेजी से पीछे को खिसका और जेल की दीवार के साथ लगकर बैठता अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर जोर जोर से सांसें लेने लगा, क्योंकि सामने का मंजर बेहद नाकाबिल यकीन था। उसकी निगाहों के बिल्कुल सामने एक लड़की बैठी हुई थी, बेहद हसीन और जमील और खूबसूरत, परियों जैसा हुस्न रखने वाली लड़की, जिसकी आंखें सुरमई रंग की थीं जबकि चेहरा बेहद गोरा और किसी भी किस्म के दाग से पाक था। जिस्म बेहद सडोल और पुरकशिश, जिस पर उसने गहरे सुरमई रंग का ही लिबास पहना हुआ था, उस पर बेहद जच रहा था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें बेहद हसीन थीं, लेकिन उसकी आंखों की सुरमई पुतलियां बेहद छोटी, बिल्कुल वैसी ही जैसे सांपों की होती हैं। अब्दुल्ला ने अपनी पूरी ज़िंदगी में इतनी हसीन लड़की नहीं देखी थी, लेकिन उसे फिर भी इस हसीन और जमील लड़की की आंखों से खौफ आया था। वो लड़की उसके सामने दो जानों होकर बैठी हुई थी। उस लड़की ने उसे खुद से खौफजदा होते देख मुस्कुराकर सर हिलाया और फिर अपनी जगह से उठकर उसके बिल्कुल करीब आकर सामने आकर बैठ गई, जिस पर अब्दुल्ला ने दीवार में घुस जाने की शिद्दत से कोशिश की, लेकिन ये नामुमकिन था। तभी उसकी कोशिश कामयाब हो सकी। डर क्यों रहे हो मुझसे? वो लड़की बोली तो अब्दुल्ला को लगा कि उसके मुंह से फूल झड़ रहे हैं, क्योंकि उसकी आवाज़ बेहद नर्म मुलायम और सुरीली थी। कौन हो तुम और यहाँ कैसे आई हो? अब्दुल्ला ने हकला कर पूछा था, क्योंकि उसकी हैरानी की सबसे बड़ी वजह यह थी कि एक लड़की होकर वो लड़कों की जेल में कैसे आ गई और उसे अंदर आने की इजाज़त कैसे मिली, या फिर उसे किसी ने रोका क्यों नहीं? पहले तुम बताओ, मुझसे इतना डर क्यों रहे हो? उस लड़की ने अब्दुल्ला का गाल सहलाकर पूछा तो अब्दुल्ला ने गुस्से से उसका हाथ दूर झटका। हाथ मत लगाओ मुझे और बताओ, वरना मैं चीख चीख कर जेलर को बुला लूँगा। अब्दुल्ला ने उसे धमकी दी थी, जिस पर वो हंस पड़ी। मैं वही हूँ जिससे तुम डरकर बेहोश हो गए थे आज। उस लड़की ने एक अदा से अपने काले लंबे बालों को अपने हाथ पर लपेट कर कहा तो अब्दुल्ला ने नासमझी से आंखें सुकेड़ कर उसे देखा। मैं समझा नहीं। अब्दुल्ला सच में नहीं समझा था कि वो कौन है और किस बारे में बात कर रही है। फिर तो तुम बिल्कुल ही बेवकूफ़ हो। मैं नागिन हूँ, वही नागिन जिसके डर से तुम बेहोश हो गए थे। तुम्हें लगा मैं तुम्हें डसने आ रही हूँ, जबकि ऐसा नहीं था। मैं तो तुम्हारे पैर पर प्यार कर रही थी बस। उस लड़की ने नज़ाकत से कहते कांधे उचकाए तो अब्दुल्ला आंखें खौफ और हैरत से फैल गईं। एकदम ही उसकी नज़रों के सामने उस नागिन का चेहरा लहरा गया, जिसके डसने के डर से ही वो बेहोश हो गया था। वो भी सुरमई आंखों वाली सुरमई रंग की ही तो नागिन थी। जो झूठ बोल रही हो, तुम तो इंसान हो, तुम नागिन कैसे हो सकती हो? अब्दुल्ला ने अटक अटक कर कहा और साथ ही सरनफी में हिलाकर भी बताया कि उसे उस लड़की की बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं। ऐसे उस लड़की ने इतना कहकर अपने दोनों हाथ सर पर ले जाकर ऊंचे किए और फिर उनको यूं हरकत देने लगी जैसे कोई नागिन डांस करते हुए हरकत देती है। अब्दुल्ला चुपचाप खामोशी और खौफ से उसकी सारी हरकतें देख रहा था, मगर होश तो तब फना हुआ जब अचानक वो लड़की नीचे को झुकी और अगले ही पल वो इंसान से एक नागिन बन चुकी थी, सुरमई रंग की खूबसूरत सी नागिन। ये वही नागिन थी जिससे दोपहर को वो डर कर बेहोश हुआ था। अब्दुल्ला के हलक से एक जोरदार चीख बुलंद हुई और वो पीछे को खिसकने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे दीवार थी जिसके बायस उस नागिन से दूर न जा सका। लेकिन खौफ से मुसलसल चीखता चला गया। वो नागिन अब उसके
قریب آ کر اس کے جسم پر رینگتی اس کی گردن کے گرد لپٹ گئی، جس کی وجہ سے عبداللہ کی چیخیں پوری جیل میں گونجنے لگی، جو اتنی بلند تھیں کہ باقی کے سارے قیدی بھی جاگ کر اپنی اپنی جیل کی سلاخوں کے پاس آ گئے تھے۔ لیکن کسی کو بھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ آخر ہوا کیا ہے۔ عبداللہ اس ناگن کو خود پر سے جھٹکنے کی کوشش میں مسلسل ناکام ہو کر ہیزیانی انداز میں چیختا جا رہا تھا۔ تبھی قدموں کی تیز دھمک گونجی اور اگلے ہی پل کچھ سپاہی اندر داخل ہوئے۔ کیا ہوا ہے، کیوں چیخے جا رہے ہو؟ ایک سپاہی نے بے حد تیش سے پوچھا۔ وہ ناگن نہیں انسان ہے، بلکہ وہ ناگن ہی ہے، لیکن وہ ہکلاتے الجھتے انداز میں اپنا فقرہ بھی درست انداز میں کہہ نہیں پا رہا تھا۔ ابے چپ کر، کوئی نہیں ہے یہاں، لگتا ہے دوپہر والا واقعہ تیرے دماغ پہ چڑھ گیا ہے جو اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا ہے۔ چپ کر کے سو جا اور دوسروں کو بھی سونے دے۔ اب آواز آئی تو صبح کھانا نہیں ملے گا تجھے۔ اسے ڈانٹ ڈپٹ کر وہ سپاہی دروازہ بند کر کے چلے گئے۔ عبداللہ نے خوف سے سہمی نگاہوں سے پوری کوٹری کا جائزہ لیا، لیکن وہاں عبداللہ کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے اپنا سر گھٹنوں میں دے لیا۔ بنا لیا نا اپنا تماشا؟ اپنے قریب سے اٹھنے والی اس ناگن کی آواز پر وہ اچھل پڑا اور سراسمی کی نگاہوں سے اس ناگن کو دیکھنے لگا جو انسانی روپ میں اس کے سامنے پھر سے موجود تھی۔ تم چاہتی کیا ہو؟ عبداللہ نے خوف سے ہکلا کر پوچھا۔ تمہیں؟ اس ناگن نے دیوانگی بھری نگاہوں سے عبداللہ کو تکتے ہوئے کہا۔ تو عبداللہ نے ناسمجھی اور الجھن سے اس ناگن کو دیکھا جو آنکھوں میں ڈھیروں محبت لیے عبداللہ کو ہی دیکھ رہی تھی۔ میں سمجھا نہیں تمہاری بات۔ اسے چپ چاپ خود کو دیکھتے دیکھ عبداللہ نے پھر سے پوچھا۔ تمہیں چاہتی ہوں، میں محبت کرتی ہوں تم سے، اور آج سے نہیں، پچھلے کئی سالوں سے۔ اس ناگن نے کہا تو حیرت سے عبداللہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ کیا؟ وہ بے یقینی اور حیرت سے بس یہی کہہ پایا۔ تم مجھے نہیں جانتے، مگر میں تمہیں پچھلے کئی سالوں سے جانتی ہوں۔ تب جب تم نے میری جان بچائی تھی، یاد ہے وہ وقت جب چند بچے مجھے مار رہے تھے تو تم نے مجھے بچایا تھا اور ان بچوں کو مجھ سے دور ہٹایا تھا، یہ کہہ کر کہ وہ بھی زندہ جاندار ہے، اسے بھی درد ہوتا ہے۔ تب میں اپنے اصلی ناگن کے روپ میں تھی اور تم نے مجھ سے کہا تھا کہ جاؤ، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ تب تمہاری شکل میری آنکھوں میں بس گئی تھی۔ تم میرے محسن تھے، مگر مجھے تم سے محبت ہونے لگی اور اسی محبت کی خاطر میں ہمیشہ تمہارے آس پاس رہنے لگی، کبھی ناگن کے روپ میں تو کبھی انسانی روپ میں، لیکن کچھ تمہارے سامنے نہیں آئے۔ لیکن پھر مجھے اپنے قبیلے میں جانا پڑا، اور جب میں واپس آئی تو یہ جان کر دکھی ہو گئی کہ تمہاری ماں مر گئی اور اسی کے قتل کے جرم میں تمہیں جیل ہو گئی۔ میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک آن پہنچی، لیکن تم مجھ سے خوفزدہ ہو گئے، جبکہ میرا مقصد تمہیں نقصان پہنچانا نہیں تھا، نہ ہی نقصان پہنچا سکتی ہوں کیونکہ میں تو محبت کرنے والی ہوں۔ اس ناگن نے کہا تو وہ دم بخود رہ گیا اور عبداللہ کی نگاہوں کے سامنے کچھ سال پہلے کا منظر گھوم گیا، جب اس نے کچھ شرارتی بچوں کو ایک چھوٹی ناگن کو مارتے دیکھا اور پھر ان بچوں کو منع کر کے اس ناگن کو بچا لیا، یعنی کہ یہ وہی ناگن تھی۔ اس کی ساری بات سن کر عبداللہ کو اتنا سکون ہو گیا کہ وہ ناگن اسے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ تبھی وہ کچھ اطمینان محسوس کر رہا تھا۔ وہ ناگن اس سے محبت کرتی تھی، یہ بات اس کے لیے بے یقینی کا باعث تو تھی، لیکن اب اس کے سامنے اسے دیکھ کر، اسے ساری بات جان کر اسے یقین آ گیا تھا کہ وہ ناگن اس سے محبت میں مبتلا ہے، جو اتنی حسین تھی کہ کوئی بھی اس سے محبت کر سکتا تھا۔ لیکن کیا تم نے سچ میں اپنے ماں باپ کو مارا ہے؟ اس ناگن نے پوچھا تو عبداللہ نے بے ساختہ نفی میں سر ہلا دیا۔ نہیں، میں نے نہیں مارا اپنی ماں کو۔ عبداللہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو تمہیں کسی پر شک ہے کہ کس نے مارا ہوگا تمہاری ماں کو؟ اس ناگن نے پوچھا تو عبداللہ نے سر ہلا کر اپنے سوتیلے باپ کبیر کا نام بتا دیا، جس پر اس ناگن نے سر ہلایا۔ اس نے کہا کہ تم فکر مت کرو، ہم جلد ہی اصل قاتل کا سراغ لگا لیں گے، اس کے بعد تم یہاں سے ہمیشہ کے لیے آزاد ہو جاؤ گے۔ اس ناگن نے کہا تو عبداللہ اس کو تھوڑی سی ایک امید کا سرا نظر آیا کہ شاید
अब ये नागिन ही उसकी मदद करके उसे यहाँ से बाहर निकाल दे जो उससे मोहब्बत की दावेदार थी। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? अब्दुल्ला ने कुछ याद आने पर पूछा तो वो मुस्कुराई। मेरा नाम गुलेनूर है, उस नागिन ने बताया तो अब्दुल्ला ने सर हिला दिया। उसका नाम उसी की तरह बेहद खूबसूरत था। तुम कल रात को तैयार रहना, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर ले जाऊंगी और हम मिलकर तुम्हारी बेगुनाही के सबूत ढूंढेंगे। नागिन गुलेनूर ने कहा तो अब्दुल्ला ने एक बार फिर से सर हिला दिया। उसे नहीं पूछा कि वो कैसे उसे यहाँ से निकालेगी, क्योंकि उससे पता था कि अगर वो कहीं जा रही थी तो वो उसे निकाल ही नहीं लेंगे, क्योंकि वो नागिन थी जिसकी कुछ भी उम्मीद की जा सकती थी और वो कुछ भी कर सकती थी। ऐसे कुछ देर बातें करने और तसल्ली देने के बाद वो अपने असली रूप में आकर जेल की सलाखों के दरमियान से गुजर कर चली गई। तो अब्दुल्ला ने गहरा सांस भरकर अपना सर दीवार से टिका लिया। आज जो कुछ हुआ और जो कुछ उसने देखा उस पर यकीन करना मुश्किल था, और शायद अगर वो किसी को बताता तो कोई यकीन करता भी नहीं, मगर सच वही था जो वो अपनी आंखों से देख चुका था। बाकी की रात उसकी सुकून से कटी, क्योंकि उसे अब यकीन हो चुका था कि जल्द या बादेर वो इस जेल से बाहर होगा और उसकी माँ का असल मुजरिम जेल के अंदर। अगले दिन वो सुबह ही सुबह जाग उठा और बेहद खुश लग रहा था। सबसे हंस हंस कर बातें भी कर रहा था, जिस पर सब हैरान हो रहे थे, क्योंकि कभी किसी के साथ उसे इतना बेतकल्लुफ़ होता नहीं देखा था। बाकी सब तो बाकी सब, फरीद भी उसके इस बदले अंदाज पर हैरान हुए बगैर नहीं रह पाया, और जब अब्दुल्ला से वजह पूछी गई तो उसने हंसकर सबको ही टाल दिया था। सारा दिन उसका बेहद खुशी से गुजरा था, इस बात की खुशी कि जल्द ही वो इस काल कोठरी से हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा और पहले जैसी आज़ाद जिंदगी जिएगा। रात के वक्त खाना खाने के बाद जब सब लोग सो गए, फरीद आज भी उसकी कोठरी में नहीं था। वो रात गहरी होने का इंतज़ार करने के साथ साथ उस नागिन का भी इंतज़ार कर रहा था जिसने कहा था कि उसको वो आज यहाँ से बाहर निकालेगी। इंतज़ार करते करते वो दीवार से सर टिकाए सो गया, लेकिन उसकी आंख रात की न जाने किस पैर एक आहट से खुली। मगर जैसे ही उसकी आंखें खोलकर सामने देखना चाहा, वो बेतहाशा चीख उठा। अगर सामने खड़ा वजूद उसके मुंह पर हाथ रख कर उसकी चीख को दबाता नहीं तो शायद उसकी चीख सुनकर सभी जाग जाते, उसकी कोठरी में आ जाते। उसने उस शख्स का हाथ अपने मुंह से हटाया और तेजी से उठ खड़ा हो गया और उस शख्स को देखने लगा जिसके सामने खड़ा था। वो शख्स तो हूबहू अब्दुल्ला जैसा था। उसके जैसा चेहरा, उसके जैसा कद काट, अलगर्ज हर चीज़ अब्दुल्ला जैसी थी। उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि ये अब्दुल्ला है या अब्दुल्ला का जुड़वा भाई। अब्दुल्ला हैरत और खौफ से बस उसे देखता जा रहा था, और इससे पहले कि कुछ कहता या अपनी हैरत का इजहार करता, अचानक उसके पीछे से नाग गुलेनूर बरामद हुई, जिसे देखकर उसे एक बार हैरत का झटका लगा, क्योंकि उसका कमर से ऊपर वाला हिस्सा इंसान का था जबकि कमर से नीचे वाला हिस्सा नागिन का, और इस वक्त वो अपनी लंबी और मोटी सी दुम पर चलती हुई उसके करीब आकर रुक गई थी। ये कौन है? अब्दुल्ला ने हकलाकर अपने हमशक्ल की तरफ इशारा करके नागिन गुलेनूर से पूछा। अब्दुल्ला को अपना हमशक्ल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो आईने में अपना अक्स देख रहा। ये अब्दुल्ला है जो अब यहाँ तुम्हारी जगह पर रहेगा। इसे यहाँ रखने का मकसद ये है कि किसी को इल्म ना हो कि तुम यहाँ पर नहीं हो। अगर किसी को पता चल गया कि तुम यहाँ पर नहीं हो तो पुलिस वाले तुम्हें जगह जगह तलाश करेंगे, जिसकी वजह से हम सच्चाई ढूंढ नहीं पाएंगे। इसीलिए तुम अब मेरे साथ जाओगे और ये यहाँ इस काल कोठरी में रहेगा। नागिन गुलेनूर ने बताया तो अब्दुल्ला को उसकी सारी बात समझ में आ गई। लेकिन ये तुम्हें मिला कहाँ से? ये तो बिल्कुल मेरी शक्ल का है। अब्दुल्ला ने गौर से अपने हमशक्ल को देखते हुए कहा तो उसका हमशक्ल और नागिन ज़ादी गुलेनूर एक दूसरे को देखकर मुस्कुराए, मगर अगले ही पल अब्दुल्ला के मुंह से दबी दबी सी चीख खारिज हो गई, क्योंकि उसका हमशक्ल अपना रूप बदल चुका था और अब वो एक काले रंग के नाग में ढल चुका था, जिसका वाज़ेह और साफ मतलब ये था कि वो कोई इंसान नहीं, गुलेनूर की तरह एक नाग था और अपना रूप बदल कर इस जेल में आया था। कुछ समझ आया तुम्हें?
नागज़ादी गुलनूर ने पूछा तो अब्दुल्ला ने सर हिला दिया, जिस पर अगले ही पल नाग गुलनूर ने अब्दुल्ला का हाथ थामा और फिर उसके हमशक्ल को कुछ हिदायत देकर वहां से बाहर निकल आई। अब्दुल्ला ने देखा कि सारे सिपाही और जेलर गहरी नींद में सो रहे थे, जिस पर उसे हैरत भी हुई, मगर वो इस हैरत को अपने दिल में ही दबा कर नागिन गुलनूर के साथ जेल से बाहर निकल आया। उसकी नज़रें अपने हाथों पर जमी हुई थी जो गुलनूर की कैद में था। अब्दुल्ला के दिल में अजीब सी गुदगुदी हुई थी, ये सोचकर कि वो किसी के लिए अहम था और कोई था जो उससे इतनी मोहब्बत करता था कि उसको उस जगह से बाहर निकाले और बेकसूर साबित करने के लिए इतना कुछ कर रहा था। वो लोग जेल की हुदूद से अब काफ़ी आगे आ चुके थे। यकदम अब्दुल्ला ने अपनी कलाई को झटका दिया तो उसका हाथ थामे गुलनूर ने पलटकर सवालिया नजरों से उसे देखा। तुम्हारा बहुत शुक्रिया इस सब के लिए जो तुम मेरे लिए कर रही हो और जो तुमने मेरे लिए किया, अब्दुल्ला ने मशकूर अंदाज में कहा तो कुछ पल खड़ी खामोशी से उसे देखती रही, फिर तेजी से आगे बढ़कर झटके से अब्दुल्ला से लिपट गई, इतनी तेजी से कि अब्दुल्ला खुद को संभाल नहीं पाया और लड़खड़ा कर 2 कदम पीछे हटा, मगर फिर संभल कर खड़ा हो गया। कुछ देर बाद वो खुद ही उससे पीछे हटकर अलग हुई। ये सब मेरी मोहब्बत है, वो मोहब्बत जो मैं तुमसे कर सकती हूँ, और मोहब्बत में अपने महबूब को परेशानी या तकलीफ में नहीं देख सकते। नागिन गुलनूर ने उसका गाल थपथपा कर कहा तो उसे देखता फीका सा मुस्कुरा कर सर हिला गया। हम कहाँ जा रहे हैं? अब्दुल्ला ने पूछा। गुलनूर अब मुकम्मल इंसानी रूप में थी। तुम्हारे घर, गुलनूर ने कहा तो सर हिलाकर चुप हो गया। कुछ ही देर में वो उसके घर पहुंच चुके थे और यहाँ आकर अब्दुल्ला को अपनी माँ के साथ और उस घर में गुजारा हर लम्हा याद आ रहा था, जिसके बायस उसकी आंखें नम हो रही थी। एक कमरे में कबीर यानी कि अब्दुल्ला का सौतेला बाप सो रहा था। गुलनूर ने अब्दुल्ला को दरवाजे के करीब ओट में खड़ा किया और फिर उसे एक फ़ोन दिया ताकि सामने जो कुछ भी है वो उसमें रिकॉर्ड कर ले। गुलनूर ने आगे बढ़कर कबीर के सर पर हाथ रखकर ज़ेरे लब कुछ पढ़ा, लेकिन अपने अमल में नाकाम होकर वो अपने असली रूप में आ गई, जो कि नागिन का था, और रेंगती हुई कबीर के सीने पर चढ़कर बैठी और अपना फन फैलाकर फुनकारती हुई कबीर को देखने लगी, जिसकी नींद में उसकी फुनकारियाँ सुनकर खलल पड़ रहा था। उस नागिन ने जोर से अपनी दुम कबीर के गिर्द लपेट कर उसके पेट पर मारा तो उसने झटपट आंखें खोली, मगर सामने एक नागिन को फन फैलाए बैठा देखकर अपनी जगह पर साकिन हो गया। वो ना तो हिल पा रहा था, ना ही खौफ से सांस ले पा रहा था। वो नागिन अगर उसे डस लेती तो शायद उसे अगली सांस लेना भी मुयस्सर ना होती, उसे मौका ही न मिलता। तभी खौफ से फटी फटी आंखें लिए वो हिले बगैर बेआवाज रोता हुआ उस नागिन को देखने लगा। अचानक वो नागिन उसे डसने को झुकी तो कबीर ने जोरदार आवाज में चीखते हुए तेजी से उस नागिन को पकड़कर दूर झटका और तेजी से दरवाजे की तरफ भागने लगा, मगर तब तक वो नागिन आधे इंसान और आधे नागिन के रूप में आकर कबीर को दबोच चुकी थी। कबीर चीखता चिल्लाता रह गया, लेकिन इस नागिन ने कबीर को अपनी दुम में लपेटकर अपने सामने हवा में मुअल्लक कर लिया। बता, अपनी बीवी को तूने कत्ल क्यों किया था? गुलनूर ने पूछा, लेकिन कबीर चीखते हुए चिल्लाने लगा और इल्तिजा करने लगा कि उसने रुकैया को नहीं मारा। उसने कस्में भी उठाई, जिस पर गुलनूर ने गुस्से में आकर उसे जोर से दीवार के साथ दे मारा, जिस पर वो तकलीफ से रोता हुआ गिरकर माफ़ी मांगने लगा और हलफ उठाने लगा कि उसने रुकैया को नहीं मारा। उसकी बात सुनकर गुलनूर और अब्दुल्ला को यकीन आने लगा कि उसने रुकैया को वाकई नहीं मारा, क्योंकि मौत को सामने देखकर हर इंसान सच ही बोलता है। गुलनूर ने कबीर को अच्छे तरीके से बांध कर कमरे के कोने में डाल दिया और फिर वहां से अब्दुल्ला को लेकर निकल गए और पीछे कबीर चीखता चिल्लाता अपनी सफाइयाँ पेश करता रहा। घर से बाहर निकलते हुए अब्दुल्ला की निगाह सामने दुकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर पड़ी और वो मुंह पर मास्क लगाकर गुलनूर को लेकर उस तरफ चल दिया।
गुल नूर अब इंस्पेक्टर के रूप में आ चुकी थी, तभी उन्हें आसानी से फुटेज चेक करने दी गई। लेकिन ये देखकर अब्दुल्ला हैरान रह गया कि उस दिन उनके घर में उसके मामू आए थे, क्योंकि ये वो नहीं जानता था कि ये भी नहीं जानता था कि उसके मामू उस दिन घर आए भी थे, क्योंकि जिस वक्त वो आया था उस वक्त तो यूनिवर्सिटी होता था और उसका सौतेला बाप कबीर अपने ऑफिस में होता था। वो फुटेज लेकर वहाँ से निकल आए थे और अब उनका रुख उसके मामू के घर की तरफ था। अब्दुल्ला ने मास्क नहीं उतारा था, जबकि गुलनूर अभी भी पुलिस के रूप में थी। वो लोग जल्दी उसके मामू के घर पहुंच गए, जो अपने सामने पुलिस को देखकर कुछ चौंका और कुछ घबरा गया था, और उनके वहां आने की वजह पूछी तो गुलनूर ने कहा कि अब्दुल्ला जेल के अस्पताल में है क्योंकि वो बीमार है और आखिरी दफ़ा उनसे मिलना चाहता है, तो इसीलिए वो उसे लेने आए हैं। उसके मामू ने अब्दुल्ला को नहीं पहचाना था, क्योंकि 3 महीनों में अब्दुल्ला की दाढ़ी और बाल बेहद बढ़ गए थे। वो अब्दुल्ला और नागिन गुलनूर के साथ पैदल ही चलता हुआ काफ़ी दूर आ गया, और अब तो पैदल चल चल कर वो ना सिर्फ थक गया था, बल्कि उसे ये भी शक होने लगा था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। वो वापस पलटने को था जब गुलनूर के इशारे पर अब्दुल्ला ने उसे ज़बरदस्ती पकड़ा और करीबी सुनसान घर में ले गया, जो 2 मंजिला था लेकिन अभी ज़ेरे तामीर था। अंदर ले जाकर उसने अपने चीखने चिल्लाते मामू को ज़ोर से धक्का दिया तो वो नीचे जा गिरा और उससे गुस्से से पूछने लगा कि वो ऐसा सुलूक क्यों कर रहा है उसके साथ। मगर अब्दुल्ला ने सिर्फ एक ही सवाल किया कि आप उस दिन रुकैया के घर क्या करने गए थे जिस दिन उसका कत्ल हुआ। ये सवाल सुनकर उसके मामू का माथा ठनका। उसने तेजी से वहां से भागना चाहा, मगर जिसे भागा जाता वैसे ही चीखता हुआ वापस भी आया, क्योंकि सामने से ही नागिन गुलनूर आधे इंसानी और आधे नागिन के रूप में चली आ रही थी, जो इतनी बड़ी हो गई थी कि वो दोनों उसके सामने बोने लग रहे थे। नागिन गुलनूर ने अपनी दुम को हरकत दी तो अगले ही पल अब्दुल्ला के मामू की तरफ बढ़ी और उसके मामू को सख्ती से अपनी दुम में लपेट लिया। बता, क्यों गया था तू रुकैया के घर उस दिन? नागिन गुलनूर ने गुस्से से पुनकारते हुए पूछा, जिस पर वो घिघिया कर रह गया। खौफ से उसका गला खुश्क पड़ गया कि एक ऐसी नागिन को उसने पहली बार देखा था जो रूप भी बदल सकती थी, और उस नागिन को उसने देखा ही नहीं था बल्कि अब उसका अताब भी सह रहा था। बता, वरना मैं तुझे यहीं पर डस कर तेरी जान ले लूंगी। गुलनूर ने अब्दुल्ला के मामू को देखकर एक जोरदार झटका देते हुए फिर से पूछा, जो खौफ से थर थर कांप रहा था, बल्कि पसीना पसीना भी हो जा रहा था। मैं नहीं गया घर। उसके मामू ने कांपते लहजे में झूठ बोला तो गुलनूर ने गुस्से से फुनकार कर उसे देखा और जोर से दीवार से दे मारा, जिससे उसका सर जोर से दीवार से टकराया और जिससे खून बहने लगा। अब्दुल्ला चुपचाप ये सब कुछ देखता रहा। सच बोल, वरना अभी तो तुझे तकलीफ दे रही हूँ, वरना अगर तूने सच ना बताया तो तेरे बीवी बच्चों को उठा लाऊंगी। नागिन गुलनूर ने धमकी दी तो उसके मामू ने तड़प कर नफी में सर हिलाया। नागिन गुलनूर ने उसे एक और झटका देकर अपनी सख्त गिरफ्त से आज़ाद किया तो अगले ही पल वो एक बार फिर दीवार से टकरा गया और नीचे जा गिरा। नागिन गुलनूर ने अब्दुल्ला को इशारा किया तो उसने सर हिलाकर जेब से फ़ोन निकाला, जो उसे गुलनूर ने ही दिया था, और फिर कैमरा खोलकर रिकॉर्डिंग करने लगा। बता, क्यों मारा था अपनी बहन को? सच बता, वरना तेरे बच्चों को मेरे अताब से कोई नहीं बचा पाएगा। नागिन गुलनूर ने फिर से धमकी दी। नहीं, मेरे बच्चों को कुछ मत कहना, मैं बताता हूँ, सब कुछ सच बताता हूँ। अब्दुल्ला के मामू ने तेजी से रोते हुए और गिड़गिड़ाते हुए कहा तो अब्दुल्ला की आंखें नम हो गईं। वो बेवा हो चुकी थी और मेरे घर में रहती थी, लेकिन मैं उसके खर्चे नहीं उठाना चाहता था। तभी आए दिन ताने और बातें सुनाने लगा, जिस पर उसने अपना हिस्सा मांग लिया, लेकिन मैंने उसे झूठ बोल दिया कि उसके नाम पर अब्बा ने कोई जायदाद नहीं छोड़ी, जिस पर उसने यकीन कर लिया और अपने बेटे अब्दुल्ला को लेकर अपने शौहर के घर चली गई, जो उसी के नाम पे था। मैं खुश था कि अब मुझे उसका हिस्सा नहीं देना पड़ेगा। मैं मुकम्मल तौर पर अपनी खुशियाँ जीने लगा। लेकिन फिर उसने दूसरी शादी कर ली। मुझे उसका फैसला अच्छा नहीं लगा, जिस पर मैंने उसे बहुत बातें सुनाई, मगर उसने मुझे बेइज्जत करके घर से निकाल दिया।
جس کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرنے لگا۔ اس کا دوسرا شوہر بھی اچھا تھا، لیکن لوگ مجھے طعنے دیتے تھے کہ میری بہن بدچلن ہے جس نے اپنے شوہر کے نام پر زندگی نہیں گزاری اور دوسری شادی کر لی۔ مجھے میری بہن رقیہ سے مزید نفرت ہونے لگی اور کئی بار کوشش کی کہ اس کی طلاق دلوا دوں، مگر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ پھر سال پر سال گزرتے چلے گئے اور ہمارا رابطہ بالکل ہی ختم ہو گیا، لیکن پھر مجھے پیسوں کی اشد ضرورت آن پڑی تو میں نے ایک پلاٹ بیچنے کا سوچا جو رقیہ کے نام پر تھا، مگر وکیل کا کہنا تھا کہ پہلے اس سے سائن کروانے پڑیں گے جس سے پلاٹ میرے نام ہو جائے گا، پھر ہی میں اسے بیچ سکوں گا۔ میں وہ کاغذات ساتھ لے کر اس کے گھر گیا، لیکن اس نے کاغذات پڑھتے ہی میری بے عزتی کرنا شروع کر دی، مجھے ذلیل کرنا شروع کر دیا کہ کئی سال پہلے میں نے اس سے جھوٹ بولا تھا کہ ابا نے اس کے نام کچھ نہیں کیا، اسے دھوکہ دیا، اسے سائن کرنے سے انکار کر دیا تو میں زبردستی سائن لینے لگا، لیکن وہ پھر بھی نہ مانی تو میں نے اس کی چاقو مار کر اسے زخمی کر کے زبردستی سائن لے لیے، لیکن پھر ڈر آیا کہ کہیں مجھے جیل نہ ہو جائے تو اسے قتل کر دیا اور وہاں سے بھاگ گیا تاکہ میرا نام نہ آئے، اور یوں اس کے قتل کا الزام عبداللہ پر آ گیا۔ اس کے ماموں یہ سب کچھ کہہ کر چپ ہوئے تو عبداللہ نے فون بند کر کے اسے مارنا شروع کر دیا اور بے انتہا زخمی کر دیا۔ اس کے بعد گل نور نے عبداللہ سے ثبوت اور ماموں کو ساتھ لیا اور جیل پہنچ گئی، اور پولیس والوں کو ثبوت دکھانے کے بعد ماموں کو ان کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد وہی ثبوت کبیر تک بھی پہنچا دیا، اور رات کے وقت جیسے عبداللہ کو جیل سے نکالا تھا ویسے ہی جیل میں واپس پہنچا دیا کہ اب تو اس کا باعزت بری ہونا طے تھا۔ اس کے بعد عدالت میں عبداللہ کا کیس دوبارہ کھلا اور پھر عبداللہ کو باعزت بری کر کے اس کے ماموں کو سزائے موت سنا دی گئی۔ کبیر عبداللہ سے معافی مانگ کر اسے واپس اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے ناحق عبداللہ پر شک کیا جس کی وجہ سے اسے اتنے مہینے جیل میں گزارنے پڑے۔ آج عبداللہ کو گھر آئے دوسرا دن تھا اور وہ شدت سے گل نور ناگن کا منتظر تھا جو رات کے وقت اس کے کمرے میں آئی۔ عبداللہ مشکور انداز میں اس کا شکریہ ادا کرنے لگا، جس پر وہ گل نور مسکرائی۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں عبداللہ، اور ہمیشہ کرتی رہوں گی۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا بلکہ اپنی محبت کا حق ادا کیا ہے۔ گل نور نے کہا، تم بہت اچھی ہو گل نور، اور مجھے بہت اچھی لگتی ہو، لیکن ہماری محبت کی کوئی منزل نہیں ہے۔ عبداللہ نے یاسید سے کہا، جانتی ہوں، لیکن مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے۔ میرے لیے یہی کافی ہے کہ مجھے تم سے محبت ہے، اور یہ محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ گل نور نے کہا، ہم ہمیشہ دوست بن کر رہ سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ عبداللہ نے پیشکش کی، کیوں نہیں؟ گل نور مسکرائی تھی، اور پھر وہ یوں ہی دوست بن گئے تھے۔ اگر گل نور نہ ہوتی تو شاید عبداللہ آج بھی جیل میں قید ہوتا۔ یہ گل نور کی محبت ہی تھی جس نے عبداللہ کو اس کی پہلی زندگی واپس لوٹائی تھی، جس پر وہ اس کا مشکور تھا اور ہمیشہ رہنے والا تھا، کیونکہ گل نور نے اس سے محبت کا حق ادا کر دیا تھا اور اب وہ اس سے دوستی کا حق ادا کرنا چاہتا تھا۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔